मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने क्लास 10th चैप्टर 1 सिविक्स पावर शेयरिंग चैप्टर का ये आपके लिए फोर्थ वीडियो लेकर आया हूँ। जब तक ये चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा बच्चों। आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है या सरकार के लिए क्यों आवश्यक है। तो पावर शेयरिंग आवश्यक है बच्चों, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन वी हैव, मतलब हमें दो कारण लग रहा है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग आवश्यक है। जैसे पहला है कि पावर शेयरिंग आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये हमें जो है आपसी जो मतभेद हैं समाज में, किसी तरह का दो समूह में दो भाषा बोलने वाले या धर्म के समूहों के बीच अगर किसी बात का मतभेद हो गया, कोई जो है झगड़े हो गए, कोई लड़ाई हो गई, तो उसको सही रूप में सुलझाने का तरीका हमारा पावर शेयरिंग ही है। क्योंकि अगर पावर शेयरिंग के तहत क्या होता है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर लोकल लोगों को भी दिया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट पर हैं, हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसमें ग्राम पंचायत में मुखिया है, सरपंच है, वार्ड मेंबर हैं। तो ये सभी मिलकर जो है समाज में किसी भी तरह का कोई मतभेद है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए पावर शेयरिंग आवश्यक है। किस लिए? रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स। ये पहला कारण हो गया। इसके बाद दूसरा कारण है कि पावर शेयरिंग आवश्यक है क्योंकि इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग में जब अगर रहेगा, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे मुखिया बनने का, सरपंच बनने का, विधायक बनने का, सांसद बनने का, सरकार गठन करने का, तो निश्चित रूप से किसी के बीच कोई मतभेद नहीं होगा और ये एक अस्थायी रूप से जो है समाज का विकास होगा और समाज के विकास में, राज्य के विकास में, देश के विकास में सरकार का भी योगदान होगा और जनता का भी योगदान होगा बच्चों। तो ये दो मुख्य कारण थे जिसके कारण पावर शेयरिंग आवश्यक है। अब इसके बाद एक प्रूडेंशियल रीजन को भी हम लोग जान जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है और परीक्षा में ये बहुत उपयोगी है। इसे पूछा जाता है कि प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है। तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है कि बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज, है ना। तो प्रूडेंशियल का मतलब हो गया स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। मॉडल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। मतलब ये हो गया कि ये केयरफुल कैलकुलेशन, यानी समाज में लाभ और हानि के आधार पर समाज में यह देखा जाता है कि कौन सा सरकार बढ़िया है, कौन सी सरकार अच्छे से काम कर रही है। तो वहाँ पर जो है मॉडलिटी देखी जाती है, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब हो गया पावर शेयरिंग का कि द डिसीजन बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। मतलब कि जो भी फैसले लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, वो ये देखा जाएगा कि समाज में इससे लाभ होगा या हानि होगी। इसके आधार पर जो है सरकार जो फैसले लेगी उसी को प्रूडेंशियल हम लोग डिसीजंस कहते हैं। तो ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसका दो कारण मैं बताया आपको। इसके बाद तीसरा कारण प्रूडेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद जो है आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग जान ले बच्चों। मतलब पावर शेयरिंग जो किया गया हमारे देश में या बेल्जियम में या अन्य देशों में, तो उसके कितने रूप हैं, किस किस आधार पर पावर शेयरिंग किया गया, उसी को हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग नाम देते हैं। अब इसमें है कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, मतलब आज हम लोग आधुनिक लोकतंत्र में रह रहे हैं बच्चों। तो इस आधुनिक लोकतंत्र में पावर को किस रूप में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, उसी को हम लोगों को फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के रूप में जानना है। तो पहला इसका रूप है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सरकार के, यानी हमारे देश भारत में सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं मुख्यतः, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी कहते हैं। लेजिस्लेचर को विधायिका कहते हैं हिंदी में बच्चों, एग्जीक्यूटिव को हम लोग कार्यपालिका कहते हैं, जबकि जुडिशियरी को न्यायपालिका कहते हैं। तो इस 3
पार्ट में हमारा जो है वह ऑर्गन्स में हमारे देश के व्यवस्था को बांटा गया है। और यही 3 अथॉरिटी है और यही तीनों अथॉरिटी मिलकर पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसमें लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकर्स कहलाता है, जिसमें एमपीज और एमएलए जाते हैं। इसके बाद दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव भी 2 तरह के होते हैं बच्चों, आपको जानना जरूरी है, जिसमें एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दूसरा टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि जो भी सरकार के द्वारा चयनित या रिक्रूटेड जो भी कर्मचारी हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वो सभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, जो कि 60 साल के आयु तक कार्य करने के लिए मान्य माने जाते हैं। इसके बाद टेम्पररी जो होते हैं, मतलब चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसमें जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उसको टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो अस्थायी होते हैं। जब भी सरकार है तब तक हैं, जब तक सरकार नहीं है फिर वो हट जाते हैं, मतलब उनका पद समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए उनको, मंत्री जी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसके बाद जुडिशियरी है हमारे देश में तीसरा ऑर्गन। तो जुडिशियरी का 3 जो है लेवल्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं बच्चों। तो ये 3 जो है न्यायिक व्यवस्था का देखरेख करते हैं हमारे देश में। तो ये 3 ऑर्गन्स जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और यही जो है हमारे देश का संचालन करते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसका फॉर्म्स है वो है अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, जैसा कि अभी मैं बताया ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। दूसरा इसका ऑप्शन है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को मैं पहले भी बताया कि हमारे देश में 3 तरह की सरकार है। एक को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरे को स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे को हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि हमारे गांव के लिए होते हैं, और गांव में जो है जो सरकार होती है मुखिया जी का, सरपंच का, वो लोकल गवर्नमेंट कहलाते हैं। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार चलाने के लिए है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होती है एक सरकार, और उसी के अधीन पूरा देश होता है। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया। इसके बाद है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के रूप में भी हम पावर को डिवाइड किए हुए हैं। तो हमारे यहाँ सोशल ग्रुप्स है, और बेल्जियम का भी उदाहरण हम इसमें ले लें, वहाँ भी सोशल ग्रुप्स हो गए। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट जो वहाँ बनाया गया बच्चों, वो भी सोशल ग्रुप्स का ही एक उदाहरण है। इसके अलावे सोशल ग्रुप्स के उदाहरण में हम लोग और भी ले सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है बच्चों यहाँ पर है कि रिलीजियस ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हमारे देश में जो धार्मिक संगठन है, जैसे धर्म के आधार पर है, जैसे बजरंग दल का उदाहरण ले लें। इसके अलावा मुस्लिम में जो है वह देवबंद है। तो ये सब जो है यह क्या है, एक धार्मिक संगठन का उदाहरण है जो कि सोशल ग्रुप्स कहलाते हैं। इसके अलावा भाषा के आधार पर भी ग्रुप्स होते हैं, वो भी जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का ही एक रूप है। इसके बाद है फोर्थ जो हमारा है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स है, यानी इन रूपों में भी पावर को डिवाइड किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारे देश में देख ही रहे हैं, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जिस किसी भी आदमी को मन है अपना पार्टी बना सकता है और चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अपना वो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स है, तो प्रेशर ग्रुप्स जो है जिसमें अन्ना हजारे का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो ये सरकार पर समय समय पर दबाव बनाने का काम करते हैं। तो ये सब जो है एक पावर शेयरिंग का ही रूप है। तो ये सभी जो है हम लोगों ने इसको पढ़ा बच्चों, और इसके आधार पर आज हम लोगों ने देखा कि पावर शेयरिंग चैप्टर अब इसके बाद समाप्त होता है। हम इसका दूसरा चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे बच्चों, लेकिन इसके पहले अभी सिविक समाप्त किया हूँ। अब मैं आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेकर आऊँगा इसके बाद, और ज्योग्राफी का क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो है उसको मैं आपके लिए लेकर प्रस्तुत होऊंगा बच्चों, और आपको उसको भी हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे चैनल @राजीव रंजन झा 9753 पर आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे दर्शक भाइयों को, मैं बहनों को, सभी को मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूं, अनुग्रहित हूं कि आप मेरे चैनल को देखते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10 का लेकर अगले दिन प्रस्तुत होऊंगा। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।